मैं भारत को भारत की मान्यताओं के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं और इसी काम की कोशिश में लगा हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर सिंह सीताराज। 75 सालों में देश में कुछ नहीं बदला, बस सिर्फ इतना बदलाव आया है कि गोरे अंग्रेजों को भगाया है और काले अंग्रेजों को सत्ता पर बैठाया है। पहले गोरे अंग्रेज भारत से धन लूट करके लंदन लेके गए और लंदन में जाकर के उसको जमा किया। अब जो काले अंग्रेज जो बैठे हैं, उन्होंने भारत का धन लूट के स्विस बैंकों में जमा किया और ये देश के विकास के धन का जो पैसा है ये खूब लूटा और स्विस बैंकों में सभी इन नेताओं ने, इन काले अंग्रेजों ने लूट के स्विस बैंक को काले धन से पूरी तरह से भर दिया। एक बार ये सत्ता में आते 5 साल के लिए, उसके बाद में फिर 5 साल के बाद में इलेक्शन होते हैं। तो पहले पुरानी जो पार्टी होती है वो होती है, फिर जब इलेक्शन होते हैं तो जो सत्ता पक्ष भी जो पार्टी होती है और जो विपक्षी पार्टी होती है, तो विपक्षी पार्टी बोलती है कि ठीक है, तुमने अभी 5 साल राज कर लिया, तुमने खूब लूट लिया, अब हमारा नंबर है, अभी हमको लूटने दो। फिर वोट पड़ते हैं, इलेक्शन होते हैं, जनता के बीच में आते हैं ये, और फिर जनता के बीच में आकर के बोलते हैं कि हमें वोट दो, हम विकास करेंगे। अरे भाई, जब 75 साल में आज तक देश का कोई विकास नहीं हुआ तो अब तुम क्या विकास करोगे? फिर कोई कहता कि वोट दो, हम आपकी सेवा करेंगे। जब आपको सेवा ही करनी है, अगर आपका वाकई सेवा करने का ही भाव है तो फिर वोट से ही सेवा क्यों? सेवा तो वैसे भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि वोट लेकर के, सत्ता पा करके आप सत्ता पर बैठ करके आप सेवा करेंगे। सत्ता पर बैठ कर आप सेवा नहीं करेंगे, सत्ता पर बैठ करके आप देश का धन लूट करके मलाई खाएंगे। ये सत्ता पे बैठ करके सेवा करने का तो एक ढोंग है और कुछ नहीं। इतना धन देश का लूट के हमारा और आपके कमाई का जो टैक्स के रूप में हम जो देश को देते हैं, वो सारा का सारा पैसा ये हरामखोर नेता, ये काले अंग्रेज लूट करके इन्होंने स्विस बैंकों के अंदर जमा कर रखा है। एक ऐसा नेता है जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक ऐसा नेता जिसका स्विस बैंक के अंदर 72,000 करोड़ रुपया है। 72,000 करोड़ रुपया है, वो भी एक नेता का है। और फिर हमारे देश में हमारी सरकारें बोलते हैं कि देश में प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। ये प्रजातंत्र लोकतंत्र नहीं है, ये पूरी तरह से लूट तंत्र है और नाम दिया गया है प्रजातंत्र का, लोकतंत्र का। यहाँ ना प्रजातंत्र है ना लोकतंत्र है। इस देश में सिर्फ और सिर्फ लूट तंत्र है। पहले अंग्रेजों ने लूटा, अब काले अंग्रेज लूट रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जब एक नेता को आप अगर कोई वोट दे करके 5 साल के लिए बैठाते हैं तो आप उसको सत्ता में बदलाव लाने के लिए नहीं बैठाते हैं। आप उस नेता को, आपके एक वोट से उस नेता को आप लूट का लाइसेंस 5 साल के लिए देते हैं कि मैंने ये वोट दे दिया, अब जीत कर आप सत्ता में बैठे और 5 साल आराम से देश को लूटें। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जब एक नेता का पैसा 72,000 करोड़ रुपया है स्विस बैंक के अंदर, तो इस प्रकार से स्विस बैंकों के अंदर हमारे 80,000 अकाउंट है, 80,000 लोगों के अकाउंट है। यानी कि 80,000 बैंक खाते हैं स्विस बैंकों में, और भी बाकी देश उन सबको मिला करके खाली स्विस बैंक के अंदर चोरी, खाली स्विस बैंक के अंदर 80,000 खाते हैं। और ये एक सर्वे की रिपोर्ट है। खाली 80,000 अकाउंट तो खाली स्विस बैंकों के अंदर है। और टोटल मिला करके स्विस बैंकों के अंदर, जब इसका एक बार राजीव दीक्षित भाई ने कहा था, एक बार हमने इसका सर्वे कराया था, हमने जांच की थी, तो बड़ी मुश्किल से पता चला था कि स्विस बैंकों में कितना धन है भारत के नेताओं का। तो कुल मिला के 72,80,000 करोड़ रुपया भारतीय नेताओं का और अफसरों का पैसा स्विस बैंकों में जमा है। और स्विस बैंक के अलावा भी और कुछ विदेशी जो बैंक हैं, जिनमें 35 लाख जो है बैंक अकाउंट है, 35 लाख करोड़ जो है बैंकों में, दूसरे बैंकों में जमा है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के 72,80,000 करोड़ रुपये स्विस बैंक में है
और 35 लाख करोड़ रुपया अदर दूसरे देशों के बैंकों में, देश का पैसा विदेशों में है। कुल मिला के 110 लाख रुपया, कुल मिला के 110 लाख करोड़ रुपये भारत का काला धन विदेशी बैंकों में जमा है। क्योंकि ये पैसा ये भारत में जमा नहीं करा सकते, क्योंकि भारत के अंदर अगर जमा कराएंगे तो ईडी है, इन्फोर्समेंट है, इनकम टैक्स है, सीबीआई, इनकी जांच होगी। और स्विस बैंक एक ऐसा बैंक है, पूरे विश्व में एक ऐसा देश है, वहाँ कोई भी व्यक्ति अपना अकाउंट खोल सकता है। वो उसका अकाउंट गोपनीय रखते हैं, उसका नाम गोपनीय रखते हैं, उसका काला धन की पूरी जानकारी गोपनीय रखते हैं। और इसलिए स्विस बैंकों के अंदर ये लोग यहाँ से पैसा काला धन इकट्ठा करके स्विस बैंकों में ले जाकर के जमा करते हैं। एक बार स्विट्जरलैंड का प्रेसिडेंट भारत में आया था, दिल्ली में उसकी कॉन्फ्रेंस थी। तो स्विट्जरलैंड के प्रेसिडेंट ने खुद उस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भारत को किसी भी देश से कर्जा लेने की, भीख मांगने की जरूरत नहीं है। तो किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्यों, तो उसे स्विट्जरलैंड के प्रेसिडेंट ने कहा कि भारत का पैसा हमारे देश के बैंकों में इतना पड़ा है, अगर वही पैसा भारत वापस अपना पैसा मंगा ले तो भारत को किसी देश से ना कर्जा लेने की जरूरत पड़ेगी और ना किसी देश के साथ हाथ फैलाने की जरूरत पड़ेगी, किसी देश से भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना पैसा हमारे देश का काला धन 110 लाख करोड़ रुपया आज की डेट में स्विस बैंक और बाकी के विदेशी बैंकों के अंदर है। तो इस 75 साल में हमारा देश यहाँ तक पहुँच गया है। हमने क्या काम किया? विकास के नाम पर पे योजनाएं बनाते हैं, उन योजनाओं में कोई काम नहीं होता है। वो पैसा किसी न किसी प्रकार से हवाला के जरिए या किसी भी जरिए वो स्विस बैंकों में चला जाता है और वहाँ जमा हो जाता है। और सबसे मज़े की बात है कि स्विट्जरलैंड के जो बैंक है, जो स्विस बैंक हैं, वो इस पैसे का ब्याज नहीं देते हैं, इंटरेस्ट नहीं देते हैं। वो बल्कि इनसे सर्विस चार्ज लेते हैं। जो अपना पैसे का जो रख रखाव करते हैं या निगरानी करते हैं या इनकी जो पैसे का जो सिक्रेंसी जो रखते हैं, गोपनीयता जो रखते हैं स्विस बैंक, उसका वो बदले में उसका सर्विस चार्ज लेते हैं और उसका वो कभी भी ब्याज नहीं देते हैं। और कितना चालाक और कितना चतुर है स्विट्जरलैंड, वो भारतीयों का या और बाकी देशों के जो लोगों का जो काला धन है उसी बैंक से उसी पैसे से सरचार्ज लेता है, रख रखाव के लिए चार्ज लेता है और उसी पैसे को बाकी के लोगों को, बाकी के देशों को ब्याज पे लोन अदा करता है और उस पैसे से स्विट्जरलैंड अपना देश और अपनी सरकार चलाता है। जबकि स्विट्जरलैंड में कमाई के नाम से, उद्योग के नाम से, खेती के नाम से कुछ भी नहीं है वहाँ पे। तो जब एक बार राजीव दीक्षित भाई ने कहा था कि जब एक बार हमने ये सोचा कि भाई ये स्विट्जरलैंड में पैसा किन किन लोगों का अकाउंट है, ये पता कैसा किया जाए, तो उन्होंने एक सर्वे किया। उन्होंने एक सर्वे ये किया कि देखते हैं, ये पता करते हैं कि भारत से स्विट्जरलैंड में कौन कौन लोग जाता है और उसको किस प्रकार से पता चलेगा। तो सीधी सी बात है कि भारत से अगर कोई भी आदमी स्विट्जरलैंड जाएगा तो हवाई जहाज़ के अंदर फ्लाइट में बैठ करके जाएगा। पानी वाली जहाज़ तो वहाँ जाती नहीं, क्योंकि पानी का कोई बंदरगाह है नहीं। तो वो जितने भी एयरपोर्ट हैं, चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, कलकत्ता हो, बड़े बड़े शहर जितने, चेन्नई कितने भी हो, उन्हीं से जाएंगी। तो उन्होंने जब एक ये जो समरी निकलवाई, ये जो लिस्ट निकलवाई, तो पता चला कि भारत से स्विट्जरलैंड में जाने वाले मात्र 5-7% लोग हैं। और वो जो एक बार चले जाते हैं तो दोबारा स्विट्जरलैंड नहीं जाते हैं, क्योंकि वहाँ ऐसा देखने के लिए ऐसा कुछ है ही नहीं। वो आकर के बताते हैं कि उससे अच्छा तो हमारा पंचमढ़ी है हमारे देश के अंदर, जम्मू कश्मीर है हमारे देश के अंदर, उत्तराखंड है हमारे देश के अंदर, और भी बहुत ज़्यादा ऐसा एरिया हमारे देश के अंदर जो स्विट्जरलैंड से भी ज़्यादा खूबसूरत है। और स्विट्जरलैंड का एरिया इतना है, अगर गाड़ी कार से अगर बैठ के घूमने लगे तो 2-3 घंटे की ड्राइविंग करेगा तो उसका छोर आ जाएगा, दूसरा देश आ जाएगा। इतना सा छोटा सा स्विट्जरलैंड है। तो फिर राजीव दीक्षित भाई कहते हैं कि फिर हमने पता किया कि जो बार बार जो ये लोग जाते हैं ये कौन है। तो जब उनकी जब खबरें निकाली गई तो ऐसे लोग हैं, 80,000 लोग ऐसे हैं जो बार बार जाते हैं। जो महीने में कोई 4 बार जाता है, कोई हर हफ्ते जाता है, कोई महीने में 1 बार जाता है, कोई 2 महीने में 1 बार जाता है, कोई महीने में 4 बार जाता है। तो इस प्रकार के जो लोग थे वो 80,000 लोग, और वो इतने बड़े बड़े लोग थे, इतने बड़े बड़े नेता थे। उनका नाम आप सुन लोगे तो आप यकीन नहीं कर सकते कि इतना ईमानदारी का ढोंग करने वाला आदमी, नेता,
ये स्विट्जरलैंड में जाके अपने बैंक खोल रखा और उस पर काला धन पड़ा होगा, आपको यकीन नहीं होगा। और ये भी एक दिन वक्त आने पर हम उजागर करेंगे किन किन लोगों का स्विट्जरलैंड बैंक में अकाउंट है और किसके अकाउंट में कितना पैसा है। कुछ नेता तो एक दो नेता तो ऐसे हुए थे इस देश के अंदर जिनका ज्वाइंट अकाउंट था स्विट्जरलैंड बैंक के अंदर। उनमें से एक तो मुख्यमंत्री था, और जब ज्वाइंट अकाउंट जब उन्होंने खोला, उसमें जब काला धन उन्होंने जमा किया, तो उसमें क्या हुआ कि उनमें से एक पार्टनर ने स्विट्जरलैंड में जाके उस पैसे को आपने किसी पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। और जो दूसरा जो नेता पार्टनर था, जब जैसे ही वो मुख्यमंत्री पद से हटा तो उसको याद आया कि मेरा भी एक अकाउंट स्विट्जरलैंड बैंक में है, तो वो स्विट्जरलैंड गया। तो वहाँ पर जा कर के जब उसने देखा तो पता चला कि उस बैंक में तो जो पैसा था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया और वो दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया। उस नेता को इतना झटका लगा था, वो उस बैंक की लिफ्ट में नीचे उतरते टाइम उस लिफ्ट के अंदर ही वो ख़त्म हो गया था। और उस नेता की डेड बॉडी भारत में आई थी, जिंदा नहीं आया था वो, और वो उस समय का मुख्यमंत्री था। तो इतना धन, काला धन हमारे देश का स्विट्जरलैंड या अन्य देशों के अंदर पड़ा हुआ है, 110 लाख करोड़ रुपया। अगर वो पैसा हमारे देश में आ जाए तो हमें क्या जरूरत है किसी देश से कर्जा लेने की या उस कर्जे को लेकर के ब्याज देने की। ये देश की गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी पूरी तरह से ख़त्म हो सकती है। मगर ये जो नेता हरामखोर जो हैं, ये सत्ता में बैठे हुए हैं, ये बस पीढ़ी दर पीढ़ी, इस बार इसकी सरकार आई उसने लूटा, 5 साल उसकी सरकार आई उसने लूटा। ये सिलसिला अंग्रेज़ों के समय से अभी तक चलता आ रहा है। पहले अंग्रेज़ों ने लूट के लंदन ले जाके अपना पूरा माल जो है लंदन में ले गया से लूट के। अब अंग्रेज़ जाने के बाद में एक काले अंग्रेज़ आ गए जो लूट के देश का पैसा 110 लाख करोड़ रुपया मायना रखता है। इतनी बड़ा अमाउंट, इतना ह्यूज अमाउंट विदेशी बैंकों में पड़ा, स्विट्जरलैंड के बैंकों में पड़ा हुआ है। और देश के अंदर जो देखो कि बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी इतनी बेतरतीब है, इतनी बुरी तरह से कि किसी भी देश में नहीं है, इतना गरीब हो गया है। तो इन देश के नेताओं ने, इन गद्दारों ने इस देश का बेड़ा गर्क कर रखा है। ये देश को कभी भी आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते हैं। ये सिर्फ सोचते हैं कि बस सत्ता में हम ही बने रहें और हम देश को लूट के मलाई खाते रहें। अब इनसे पूछे कि इतना धन ये इकट्ठा जो कर रखा है उसका क्या उपयोग हो रहा है। जो पैसा देश के विकास में लगना चाहिए वो पैसा देश के विकास में न लग करके काले धन के रूप में स्विट्जरलैंड के बैंकों में या अन्य विदेशी बैंकों के अंदर जमा है। और उस टोटल अमाउंट है 110 लाख करोड़ रुपया। 110 लाख करोड़ रुपये को अगर देश की जनता में बांटा जाए, भारत की जनसंख्या 142 करोड़, अगर वो बांटा जाए तो कम से कम भी 80-85 लाख रुपए एक व्यक्ति के हिस्से में आएगा। तो देश की गरीबी तो वैसे ख़त्म हो जाएगी, देश की बेरोजगारी, देश की भुखमरी वैसे ख़त्म हो जाएगी। लेकिन कुछ चंद लोग हैं, और अभी तो ये 80,000 लोगों के नाम हैं, उजागर हुए हैं। अगर और ढंग से अगर उनको देखा जाएगा तो हो सकता है कि 10-20 हज़ार और 10-20 हज़ार रुपये और भी अकाउंट वहाँ पे मिल सकते हैं अगर दोबारा से कभी सर्वे किया गया तो। लेकिन ये एक दिन उजागर होगा, उजागर करना पड़ेगा। और हम कोशिश करेंगे इस नामों को उजागर करने की, किस किस नेता का, किस किस अधिकारी का स्विट्जरलैंड बैंक के अंदर अकाउंट है और कितने अकाउंट है, उनका कितना अमाउंट वहाँ जमा है। वक्त आने पर ये भी उजागर किया जाएगा, मगर पहले एक बार वो काला धन भारत में आ जाए, उसके बाद में उजागर करेंगे, और ये ज़रूर होगा एक बार। तो ये हाल है कि 75 साल में हमारे देश के इन हरामखोर नेताओं ने, इन काले लुटेरे अंग्रेज़ों ने देश को कहाँ से कहाँ ले आए। हमारे क्रांतिकारियों का सपना था कि जब देश आज़ाद होगा तो देश विकास करेगा, देश को सोने की चिड़िया बनाएंगे, देश से अंग्रेजियत को हटाएंगे, देश के अंग्रेजी कानून व्यवस्था को हटाएंगे, देश से अंग्रेजी शासन व्यवस्था को हटाएंगे, देश से अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था को हटाएंगे। लेकिन कुछ नहीं हटा। क्यों? अगर वो हट जाता तो इन काले अंग्रेज़ों को लूटने का मौका नहीं मिलता। तो इन्होंने हटाने का नाम ही नहीं लिया। इन्होंने कभी उस चीज़ पर बहस ही नहीं की कि हमने अंग्रेज़ों के बनाए हुए कानून को ख़त्म करना है, या अंग्रेज़ों के बनाए हुए शिक्षा पद्धति को ख़त्म करना है, या अंग्रेज़ों की बनाई हुई शासन व्यवस्था को ख़त्म करना है। कुछ नहीं है। इन्होंने सोचा, इन्होंने कभी पार्लियामेंट के अंदर या विधानसभा में कभी बहस ही नहीं हुई, कभी चर्चा ही नहीं हुई इस बात के ऊपर। बस वहाँ पर चर्चा होती कि इस बार तूने लूटा तो अगली बार हमारा नंबर है।
बस इन्होंने अपना अपना एक रूटीन टर्नओवर बना रखा कि इस टर्नओवर में तुम लूटो 5 साल, अगले टर्नओवर में हमको दे दो, हम लूटेंगे। और देश की जनता को उल्लू बनाते और देश की जनता भी उल्लू बने जा रही है। इन गद्दारों को वोट दे करके और 5 साल का लाइसेंस देते और 5 साल आराम से बैठ करके लूटते हैं। हमारे दिए हुए टैक्स के, हमारी मेहनत की गाड़ी कमाई से दिए हुए टैक्स को लूट करके मौज मस्ती करते हैं। ये ऐसे करते हैं, बड़े बड़े प्रॉपर्टियाँ, बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े माल, बड़े बड़े फार्म हाउस बनाते हैं। और गरीब गरीब बनता जा रहा है और अमीर अमीर बनता जा रहा है, क्योंकि गरीब को कभी गरीबी से बाहर निकलने देना ही नहीं चाहते हैं। इन्होंने ऐसा सिस्टम बना रखा है। तो जब तक देश से ये सिस्टम जो है अंग्रेज़ों का नहीं जाएगा, ख़त्म नहीं होगा, चाहे वो अंग्रेज़ों के बनाए हुए कानून हो, चाहे अंग्रेज़ों की बनाई हुई शिक्षा पद्धति हो, चाहे अंग्रेज़ों की बनाई हुई शासन व्यवस्था हो, जब तक ये सारी सिस्टम, चाहे वो अंग्रेज़ों की बनाई हुई टैक्स व्यवस्था हो। अंग्रेज़ों के समय में 23 प्रकार के टैक्स थे, आज के काले अंग्रेज़ों के ज़माने में 64 प्रकार का टैक्स है। जब इतने प्रकार के टैक्स के रूप में अगर भारतीयों को लूटा जाएगा, ये काले अंग्रेज लूट रहे हैं, तो देश के लोगों की गरीबी कैसे निकलेगी, उनकी भुखमरी कैसे ख़त्म होगी, उनकी बेरोजगारी ख़त्म होगी। क्योंकि ये लोग हरामखोरी जो बैठे सत्ता में, ये सत्ता के भूखे भेड़िए, ये कभी भी इस गरीबी को, इस बेरोजगारी को, इस भुखमरी को ख़त्म होने ही नहीं देंगे। तो इसके लिए जनता को सोचना पड़ेगा और जनता को एकजुट होकर के ये आवाज़ उठानी पड़ेगी और इस लूट के खिलाफ जनता को एकजुट होकर के बाहर आना पड़ेगा। और जितनी भी कानून, जितनी भी अंग्रेज़ों की जो शासन व्यवस्था है, जितनी भी अंग्रेजियत की जो व्यवस्था है, उसको ख़त्म करने के लिए एक आवाज़ उठानी पड़ेगी। और भारतीय कानून व्यवस्था, भारतीय शासन व्यवस्था, भारतीय शिक्षा व्यवस्था और भारतीय कर व्यवस्था जब तक देश में लागू नहीं होगी, जब तक देश का ना विकास होगा, ना देश का कल्याण होगा, ना देश समृद्धशाली बनेगा, ना देश सशक्त बनेगा, ना देश अखंड भारत बनेगा। क्योंकि देश में बड़े बड़े रोड, चौड़ी चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े फ्लाईओवर, ये करने से देश का विकास नहीं हो सकता। क्योंकि देश का पूरा पैसा विदेश में जा रहा है। आज जो भी चीज़ कुछ खरीदते हैं, हर आइटम सुबह से लेकर शाम तक घर में जो आइटम करते हैं वो सब विदेशी कंपनियों का है। जब विदेशी कंपनियों से जो आइटम खरीदते हैं तो हमारा देश का जो पैसा, जो कमाई है हमारे देश के लोगों की, वो तो विदेशों में जा रही है। फिर वही पैसा विदेशों से कर्जे के रूप में भारत में आ रहा है। तो भारत का विकास होगा कैसे? भारत समृद्ध और शक्तिशाली बनेगा कैसे? भारतीयों की गरीबी और बेरोजगारी मिटेगी कैसे? भारतीयों की भुखमरी खत्म होगी कैसे? क्योंकि होने नहीं देना चाहते। क्योंकि राजनीति के जो दलाल, जो राजनीतिक जो ठेकेदार जो बैठे हैं ना, पीढ़ी दर पीढ़ी जो पारिवारिक पार्टियां बना के बैठे हैं, ये सोचते कि हमारे परिवारी, हम ही सिर्फ पैदा ही सिर्फ राज करने के लिए हुए। इनकी जो, जब तक इनकी ये गलत फहमी जनता इकट्ठा होकर के नहीं निकालेगी इन राजनीतिक पार्टियों की और राजनेताओं की, जब तक देश में कोई विकास नहीं हो सकता, जब तक देश में कोई तरक्की नहीं हो सकती, जब तक देश की ना बेरोजगारी खत्म हो सकती, ना भुखमरी खत्म हो सकती, ना बेरोजगारी खत्म हो सकती। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर। जब तक मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।